Hello friends, myself Professor Rakesh Mishra. By qualification I am a chartered accountant. I welcome you all to JK Shah classes. Before starting with the lecture मैं कुछ important चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले ये कि today I am going to discuss paper 4 law CA final amendments which is applicable for May 22 exam. So as you know कि revision test paper recently release हुआ है, तो उसमें जो पेपर 4 के लिए जो CA फाइनल लॉ का अमेंडमेंट्स है विच इज़ एप्लीकेबल फॉर May 22 एग्जाम, मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ. तो ये जो May 22 के स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं वो लोग ये वीडियोस देखेंगे. अच्छा, इसके साथ मैंने नवंबर 21 का वीडियो भी अमेंडमेंट लेक्चर रिलीज किया था, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवाने वाला हूँ. तो वो वीडियो भी आप इसके बाद देख लेना, तो आपका पूरा अमेंडमेंट इन टोटल कंप्लीट हो जाएगा. इस लेक्चर्स में मैं रिवीजन टेस्ट पेपर यूज करने वाला हूं, तो वो चीज तो आप ऑब्वियसली डाउनलोड कर सकते हो ICAI से. बाकी 2 टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको मिला हुआ है JKSC से, तो मैं वो यूज करने वाला हूं. वो एनीवेज आपके पास है. मैं अमेंडमेंट्स को टेक्स्ट बुक के अंदर जाके भी करेक्शन करने वाला हूं. जहां जहां पे अमेंडमेंट आया वहां पे चेंजेस करूंगा. 1-2 जगह पे बहुत स्ट्रेट है, वो छोड़ के बाकी हर जगह पे मैं टेक्स्ट बुक के अंदर जाके चेंजेस करूंगा, ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो कि अमेंडमेंट का इम्पैक्ट कहाँ पे गया है. सेकेंड थर्ड थिंग इज दैट कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे जो स्ट्रेट अमेंडमेंट्स है वो मैं डायरेक्टली आपको RTP से समझा दूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अमेंडमेंट के अंदर जाते हैं. लेट्स लर्न इट प्रॉपरली. तो पहला जो अमेंडमेंट है, दैट अमेंडमेंट इज कंपनीज एक्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं. तो दैट अमेंडमेंट इज सेक्शन 173 में एक रूल 4 का रेफरेंस है. अब ये क्या है एक बार बता देता हूं बिफोर एंटरिंग इनटू द टॉपिक, कि नॉर्मली कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसके लिए बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए. अब बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कि मैं वो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन इन पर्सन कर रहा हूं, मतलब फिजिकल फेस टू फेस, या तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो जब तक लॉ कुछ नहीं बोलता है तब तक बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड थ्रू ईदर बोर्ड मीटिंग लाइक इन पर्सन फेस टू फेस और इवन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोनों भी अलाउड है. लेकिन अगर लॉ ने एक्सक्लूसिवली बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लॉ ने एक्सक्लूसिवली बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चलेगा, तो फिर वो रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन आपको हैज टू पास इन पर्सन, मतलब फेस टू फेस बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा. अब इसके ऊपर कुछ प्रोविजंस हुआ करता था, जिसमें अगर मैं अमालगमेशन जैसा ऐसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स अडॉप्ट करने जाता, जो बड़े बड़े डिसीजंस थे, वो पहले बोलते थे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते हो, you have to do it through face to face board meeting resolution. physical board meeting resolution, video conferencing board meeting resolution नहीं चलेगा. लेकिन इस कोरोना की वजह से गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि जितना फेस टू फेस का इम्पैक्ट है उतना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इम्पैक्ट है, और गवर्नमेंट को लगा कि ये प्रोविजंस रख के हम लोग अननेसेसरी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं. तो ये वैसे कोविड अमेंडमेंट नहीं है, ये आगे तक एप्लीकेबल है, बट अमेंडमेंट क्या आया है कि अब जो वो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थे जो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउड नहीं था, अब वो भी अलाउड है. तो टू मेक इट सिंपल मैं आपको टेक्स्ट बुक में बता देता हूं. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो अपना जो बोर्ड मीटिंग चैप्टर है उसमें जो सेक्शन 173 है, सेक्शन 173 खत्म होने के बाद बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक पॉइंट है. वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो तो आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा. उसी में नीचे एक पॉइंट दिया हुआ था पहले, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां पे अमेंडमेंट है. अब यहां पे क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सरसाइज सच पावर बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. क्या कि पहले ऐसा लिखा था कि शैल नॉट बी डेल्ट, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन था, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, फिर अप्रूवल ऑफ मैटर्स ऑफ अमालगमेशन मर्जर, पहले ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउड नहीं था. इसका बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन फेस टू फेस फिजिकल करना पड़ता था, बट अब ये पॉइंट डिलीट हो गया है. तो टू पुट इट इन अ सिंपल वे कैन आई से नाउ, अगर मैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल देना चाहता हूँ, या बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल देना चाहता हूँ, या प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल देना चाहता हूँ, या मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या मर्जर अमालगमेशन का अप्रूवल देना चाहता हूँ, तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउड है. इन अ सिंपल लैंग्वेज अब हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बिटवीन फेस टू फेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग. आई होप दिस इज क्लियर. ये अमेंडमेंट क्लियर है. अच्छा,
तो ये पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। तो इधर मैं बस सिंपल तरीके से लिख देता हूँ। अच्छा, अगर आप कट करना चाहते हो तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक में जाके यहाँ पे वो करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, जो बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, वहां पे ये सेकेंड पॉइंट है। क्लियर है, बढ़े आगे। यहाँ पे मैं ये भी सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाउ अलाउड, ठीक है। सेकेंड जो अमेंडमेंट आया है ये आपके फॉरेन कंपनी चैप्टर में, जिसको मैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये चैप्टर है, इसमें ये अमेंडमेंट क्या आया वो समझाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392। ऐसा सीजी के पास पावर है कि वो 387 से लेकर 392 तक के प्रोविजन से किसी फॉरेन कंपनी को या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया CIOI को एग्जेम्प्ट कर सकता है। बेटा 387 से लेकर 392 तक का कौन सा प्रोविजन है? ये प्रोविजन प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है कि जब कोई फॉरेन कंपनी या CIOI, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से फंड रेज कर रहा है तो उसको जब प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं 387 से लेके 392 तक वही सब दिया हुआ है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो किसी कंपनी को 387 से लेके 392 तक, किसी फॉरेन कंपनी को, किसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया CIOI को किसी भी प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकता है। अब उसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या नोटिफिकेशन लाया है सुनिए, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है या अगर कोई CIOI है, CIOI मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जब मैं ये बोलता हूं इसका मतलब क्या हुआ, चाहे फिर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने वो वेदर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट वो वाले लाइन को इग्नोर कर दिया, क्योंकि चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे दो लोग कवर्ड है, एक तो फॉरेन कंपनी, दूसरा CIOI कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये दो लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 387 से लेके सेक्शन 392 तक के कौन से प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया है? बोला है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, इधर देखो, अगर कोई फॉरेन कंपनी है या कोई CIOI है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, सिक्योरिटीज कहां पे इशू कर रहा है? अगर वो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है IFSC जोन में। IFSC जोन क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज IFSC जोन? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर उसमें वो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है तो उस सिचुएशन में फॉरेन कंपनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस सिचुएशन में वो फॉरेन कंपनी CIOI, कहने से यूजुअली क्या होता था, उसको नॉर्म्स फॉलो करने होते थे, उसको कंडीशन फॉलो करने होते थे। ऑब्वियसली 387 से लेके 392 तक हर केस में करने होते थे, तो उस केस में भी करने होते थे अगर सिक्योरिटी इशू कर रहा है तो। अब गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन लाया। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने IFSC को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एग्जेम्पशंस देके रखे कंपनी लॉ में। अब IFSC क्या होता है, जैसे गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में, ये वो चीज है जिसको गवर्नमेंट ने एक सेपरेट, आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये बनता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के तरीके से इसको डेवलप किया गया है। तो अब ये जो IFSC है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसमें अगर कोई यहां से अगर कोई सिक्योरिटी रेज कर रहा है, इसमें कोई सिक्योरिटी इशू कर रहा है, कोई भी फॉरेन कंपनी या कोई CIOI, तो इस सिचुएशन में उनको 387 से लेके 392 के नॉर्म्स फॉलो नहीं करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मान लो कोई फॉरेन कंपनी है USA का या कोई CIOI है USA का, वो इंडिया में गिफ्ट सिटी में सिक्योरिटी इशू कर रहा है, मतलब फंड रेज कर रहा है, सिक्योरिटी इशू कर रहा है, तो उस USA की कंपनी को, दैट इज फॉरेन कंपनी को या USA के CIOI को 387 से लेकर 392 के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सो नाउ कैन आई से, तो ऐसे कंपनीज या तो फॉरेन कंपनी या तो CIOI अगर सिक्योरिटी इशू करना चाहता है IFSC में, जो किस में सेटअप होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप होता है, तो उनको सेक्शन 387 से लेके 392 के कंडीशंस एग्जेम्प्ट है, उनको वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे अगर आपको मार्क करना है तो आप क्या मार्क कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको एग्जेम्प्ट किया है, या तो वो फॉरेन कंपनी है, या तो वो फॉरेन कंपनी है, या तो वो CIO है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और वो क्या करना चाहता है, वो ऑफर करना चाहता है
वो ऑफर करना चाहता है सब्सक्रिप्शन के लिए सिक्योरिटीज को, कहां पे करना चाहता है? इन दी आईएफएससी जोन, तो वो कर सकता है। सीजी ने बोला है कि उनको 387 से लेके 392 तक के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना है। मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लोली बोला ताकि आप मिस इंटरप्रिट ना करो प्रोविजन। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। अब इसी से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट है, वो मैं आपको टेक्स्ट बुक में जाके बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अमेंडमेंट क्या है आप सुनो। ये जो फॉरेन कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 42, जिसमें बोला गया है फॉरेन कंपनी क्या क्या होता है। तो फॉरेन कंपनी में बोला है कि फॉरेन कंपनी या तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अच्छा, अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कैन बी फिजिकल और कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, और वो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बोला था कि वो भी अपने आप में प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया माना जाएगा, और अगर वो भी है तो वो फॉरेन कंपनी बन जाता है। अब रिलैक्सेशन लाने के लिए क्या बोला, अब इसी को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए सब लोग, यहीं पे अमेंडमेंट है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपका सेक्शन 379 खत्म होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में, उसके जस्ट बिलो डेफिनेशन दिया है फॉरेन कंपनी का। उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में क्या बोला है कि फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुआ है एंड इसका इंडिया में क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। अच्छा, वो प्लेस ऑफ बिजनेस में बोला था इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है प्लेस ऑफ बिजनेस, और उसी को समझाने में लिखा था सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, तो बोला कि अगर कोई इंडिया में सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है, अगर इंडिया में कोई सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस माना जाएगा, और वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, उसकी वजह से वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, फॉरेन कंपनी। टू पुट इट इन नटशेल, एक्स लिमिटेड है यूएसए का कंपनी, वो वहीं पे रजिस्टर्ड है, या जॉर्ज लिमिटेड है यूएसए का कंपनी, वो वहीं पे रजिस्टर्ड है। अगर वो इंडिया में क्या कर रहा है, सिक्योरिटी इशू कर रहा है, तो वो माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो इंडिया में प्रेजेंट है, और वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, और वो फॉरेन कंपनी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है और वो अगर सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, आईएफएससी में, तो उनको प्रमोट करने के लिए बोला आईएफएससी को कि अगर तुमने आईएफएससी में सिक्योरिटी इशू किया तो फिर भले वो आईएफएससी इंडिया में है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेजेंस नहीं माना जाएगा, इसका मतलब वो फॉरेन कंपनी नहीं बनेगा। तो मैंने यहां पे ही लिख के छोड़ दिया अमेंडमेंट, इफ इट इज इन आईएफएससी, मतलब जो सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है वो सीआईओआई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर वो सिक्योरिटी किस में ऑफर कर रहा है, आईएफएससी में ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं माना जाएगा, मतलब वो फॉरेन कंपनी नहीं बनेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो पॉज करके ये अपने टेक्स्ट बुक में भी चेंजेस कर लो, ठीक है। अच्छा, तो अब यही पॉइंट इन्होंने दिया है, देखते हैं इधर क्या बोला है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 42 का अमेंडमेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या अमेंडमेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द आईएफएससी क्या है, शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो अब दो टाइप की कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड है यूएसए की कंपनी जो इंडिया में सिक्योरिटी ऑफर कर रही है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेजेंस होगा वो फॉरेन कंपनी बन जाएगा। दूसरी है जॉर्ज लिमिटेड जो यूएसए की कंपनी है, इंडिया में सिक्योरिटी इशू कर रही है, कहां पे, आईएफएससी में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं माना जाएगा, वो फॉरेन कंपनी नहीं बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़े अगला। सो अगर आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट है, सिंपल अमेंडमेंट है। क्या होता है आप समझो, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसका नाम होना चाहिए डेटा बैंक में। अच्छा, अगर डेटा बैंक में नाम है तो ही उसको तुम, मतलब डेटा बैंक से ही नाम को विड्रॉ करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाता है। और डेटा बैंक में नाम होने के लिए आपको ऑफसेट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, किसका एग्जाम देना पड़ता है, ऑफसेट का। व्हाट इज ऑफसेट, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, और वो आप पास करोगे तो ही आपका नाम डेटा बैंक में जाएगा और तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे। इतना क्लियर है सबको? मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपका नाम डेटा बैंक में है तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे, और डेटा बैंक में आपका नाम कब जाएगा, तो डेटा बैंक में नाम जाने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना होता है। कौन सा टेस्ट,
ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑप्सेट। अच्छा, ये टेस्ट पास करने के बाद ही तुम्हारा नाम डेटा बैंक में जाएगा, लेकिन इससे कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। एग्जेम्पशंस क्या है? कुछ लोगों को जो ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल है, ये टेस्ट क्यों रखा था? ताकि कोई कम बुद्धि वाला इंसान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना बने। लेकिन कुछ लोगों को ऑलरेडी इतना ज्ञान रहता है कि बोला उन लोगों को टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जेम्पशन मतलब क्या? देयर नेम कैन बी इंसर्टेड इन डेटा बैंक विथआउट ऑफसेट एग्जाम, विथआउट पासिंग ऑफसेट एग्जाम। मतलब विदाउट अपियरिंग लिख देता हूं, पासिंग विदाउट अपियरिंग ऑफसेट एग्जाम। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी नॉलेजेबल है और इसीलिए उनको ऑफसेट देने की जरूरत नहीं है, वो लोगों का नाम सीधा डेटा बैंक में डाला जा सकता है। अब ऐसे कौन से लोग हैं? सुनो, तो अगर कोई डायरेक्टर है या तो डायरेक्टर के लेवल का बंदा है, देखो डायरेक्टर बोलते हैं लेकिन कभी कभी कंपनी में उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, तो या तो वो डायरेक्टर के लेवल का बंदा है। कहाँ पे? किसी मिनिस्ट्री में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में, या तो स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में। क्या बोला मैं? अगर कोई डायरेक्टर है या डायरेक्टर के लेवल का बंदा है, पे स्केल मतलब उसके लेवल का, मतलब उतना ही कमा रहा है उसके लेवल का बंदा है, किसी मिनिस्ट्री में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट में, और उसको एक्सपीरियंस है, किसमें एक्सपीरियंस है? या तो कॉमर्स में, या तो कॉर्पोरेट अफेयर्स में, या तो फाइनेंस में, या तो इंडस्ट्री में, या तो पब्लिक एंटरप्राइज में। इन पांचों में से किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, या तो इंटरेस्ट मतलब एक्सपीरियंस है उसको, या तो वो अफेयर्स देख रहा है किसका? रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बना है, जैसे LIC वगैरह स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनते हैं। तो बेसिकली नॉलेजेबल बंदा है, मतलब कोई डायरेक्टर के लेवल पे या डायरेक्टर के लेवल पे मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के या तो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, एंड उसको नॉलेज किस, एक्सपीरियंस किस फील्ड में, या तो कॉमर्स में, या तो कॉर्पोरेट अफेयर्स में, या तो फाइनेंस में, इंडस्ट्री में, पब्लिक एंटरप्राइज में, या तो गवर्नमेंट कंपनी के अफेयर्स देख रहा है उसी लेवल पे जो स्पेशल एक्ट के अंदर बना है। जैसे LIC, मतलब एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि LIC वगैरह जो स्पेशल एक्ट में बना है उनके काम देख रहा है। तो ऐसे बंदों को बिना एग्जाम के उनका नाम डेटा बैंक में डलवाया जा सकता है, थ्रू विच दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसमें दूसरा एक पॉइंट और है कि और किसको इसमें डलवाया जा सकता है? अगर कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 10 ईयर्स या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एज अ एडवोकेट कोर्ट में, या तो वो प्रैक्टिसिंग CA है, या तो प्रैक्टिसिंग CS, या तो CM है। मतलब अपन लोग, ठीक है, अपन लोग तो कहने से एडवोकेट या तो CA या तो CS या तो CM है। जैसे मैं भी उसमें आ गया ना यार, मैं भी इसमें आ गया ना, मतलब तो जिसको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, CA CS CM है, एडवोकेट, ऐसे लोगों का भी नाम डलवाया जा सकता है डेटा बैंक में। विथआउट पासिंग शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ऑफसेट का एग्जाम उनको देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी उनका नाम डेटा बैंक में डलवाया जा सकता है। तो ये बहुत स्ट्रेट और सिंपल था, तो इसके अंदर में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, इतना आपने देख लिया। अब मैं जाने वाला हूँ कुछ अमेंडमेंट्स पे, जो मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी उसके चेंजेस बताऊंगा, और उसके कुछ नोट्स भी मैंने बनाए हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब क्या है, पहले इसको आप कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब सभी LODR के अमेंडमेंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए और सारे अमेंडमेंट्स में एकदम अच्छे से इन डिटेल आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट आया है रेगुलेशन 3 में। अमेंडमेंट क्या है, पहले मैं पेज पे जाता हूँ अपने टेक्स्ट बुक में और वहां से बात करेंगे। इधर देखिए, आपका जो सेबी LODR का चैप्टर स्टार्ट होता है, तो इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ये देखो रेगुलेशन 3 है। इसमें क्या अमेंडमेंट आया मैं बोलता हूँ, कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, बट ठीक है, मतलब कुछ अमेंडमेंट्स इसके बहुत बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट क्या है, देखो, बोला स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड SMEs एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अपना जब मैं पढ़ा रहा था ना, तभी भी मैंने एक चीज बोला था क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स को कि देखो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये वर्ड एक्चुअली यूज ही गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि इसका नाम चेंज होकर बहुत टाइम हो चुका है। को इसका नाम चेंज हो गया है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब ये वो लोग होते हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब उसमें सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन के साथ उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका, वैसी कंपनीज का लिस्टिंग कहाँ पे होता है,
इनोवेटर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, बट उसका नाम चेंज होके हो गया था इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो पहला अमेंडमेंट वही लाया इन्होंने, उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या बना दिया, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो बस वो करेक्शन है, वो पहला करेक्शन है, करेक्शन है, अमेंडमेंट है। उसके बाद उन्होंने कुछ सिक्योरिटीज में चेंजेस लाया। जो पहले यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज लिखा था, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, अब गवर्नमेंट ने वो सब हटा के सिर्फ एक ही चीज, मतलब वो सबको परव्यू के बाहर करके सिर्फ एक ही चीज वहां पे इंक्लूड कर दिया, वो क्या है, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। तो कहने से यहाँ पे सिर्फ दो चेंज है, जहां पे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था उसको कैंसिल करके इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म वर्ड आ गया है, और दूसरा जहां पे पहले वो नॉन कन्वर्टिबल वो सब लिखा था, अब सिर्फ वो सब पूरा कैंसिल करके अब नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी वर्ड ऐड कर दिया है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ना अभी मैं एक और चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं कि एक क्लैरिफिकेशन भी ऐड किया है कि अगर अब देखो तुमको एक बार अगर कोई ये एलओडीआर के रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं, फिर वो तुमको आगे भी अप्लाई होते चले जाएंगे, फिर भले तुम वैल्यू के नीचे गिर जाओ एप्लीकेबिलिटी के, फिर भी वो तुमको अप्लाई होते चले जाएंगे। वही बोला इन्होंने, इफ वंस एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, मतलब अगर आपका एक बार वो प्रोविजन अप्लाई हो जाता है किसके, एलओडीआर के, तो उसके बाद फिर भले आपका वो मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर जाए या आपका लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज जो आउटस्टैंडिंग है वो वैल्यू के नीचे गिर जाए एप्लीकेबिलिटी के, तो उसके बाद भी आपको प्रोविजन अप्लाई होते चले जाएंगे। सो टू पुट इट सिंपल कहने से, वंस सेबी एलओडीआर इज एप्लीकेबल, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट नाउ यू हैव फॉल बिलो द लिमिट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी। तो बेटा मैं क्या चाहता हूं, इसको आप पहले वीडियो पॉज करके इसको आप करेक्शन कर लो अपने टेक्स्ट बुक, करेक्शन इज इन ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर लो। क्लियर है? अब आगे जाते हैं। अब मैं आपको आरटीपी से बताता हूं। देखो रेगुलेशन 3 में क्या देखा हमने, तो देखो यहां पे इन्होंने क्या अमेंडमेंट लाया है, कहने से इधर देखिए, यहां से अमेंडमेंट है, ये एक वर्ड ऐड किया है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह पे क्या लाया, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, और दूसरा बी वाले पॉइंट को डिलीट करके वहां पे क्या लिख दिया, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये सब तुम लोग रीड मत करो, तुम्हारा टाइम जाएगा इसमें। ये वही सब जो है ना, जिस तरीके से अमेंडमेंट आता है उसको एज इट इज डाला है, फिर अमेंडमेंट के बाद क्या बना है वो दिखाया है, तो अपन ने डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में कर लिया, डोंट इन्वेस्ट योर मच टाइम फॉर दिस। अच्छा, नीचे इन्होंने क्या डाला है कि एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया सेबी एलओडीआर, तो फिर भले तुम लिमिट के नीचे भी गिर जाओ वो आगे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये सब अपन ने रिक्विजिट जगह पे अमेंडमेंट कर लिया, पहला अमेंडमेंट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन सेकेंड अमेंडमेंट पे जाते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट क्या है, देखो ये जो सेकेंड अमेंडमेंट आया है ना, ये तुमको मैं बोल सकता हूँ इट्स अ जेंडर न्यूट्रलाइजेशन अमेंडमेंट। ये क्या हुआ है मैं तुमको बोलता हूँ, एक बार बताता हूँ फिर तुमको समझेगा, पहले टेक्स्ट बुक में लेके जाता हूँ तुमको। ये रेगुलेशन 6 में अमेंडमेंट है, बहुत बेसिक सा अमेंडमेंट है ये। अमेंडमेंट क्या है, देखो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, तो जब तुम कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करते हो तो उसके आगे लिखा था एंड हिज ऑब्लिगेशन, कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिगेशन। तो सरकार को लगा कि यार हम हिज हर जगह पे लिख रहे हैं, कंप्लायंस ऑफिसर मतलब कंपनी सेक्रेटरी होता है, जरूरी तो नहीं है वो लड़का ही होगा, वो लड़की भी हो सकती है, तो हिज के बाजू में हर भी डालना चाहिए ताकि लड़के और लड़की को समान इज्जत मिले, इक्वल इज्जत मिले। तो इन्होंने हिज के बाजू में हर को ऐड कर दिया है। वैसे एक बात बताऊं, ये अमेंडमेंट नहीं भी होता ना तो लीगली कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका रीजन बोलता हूं मैं। जो जनरल क्लॉजेस एक्ट होता है ना, वो क्या बोलता है, अगर लॉ में कोई हिज यूज हुआ है तो उसको हिज हर इट बोल के ही इंटरप्रेट करना होता है। बट एनीवेज लॉ में इन्होंने ये पॉइंट ऐड कर दिया जस्ट टू पुट इट इन अ मोर, आई वुड से एक जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से, और बोला कि कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज के बाजू में हर ऑब्लिगेशन, एग्जाम पर्पज से इसका जीरो इम्पैक्ट है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो ये चीज मैंने यहाँ पे तुम्हारे सिंपल तरीके से तुम्हारे लिए लिख दिया है, या तो ये देखो रेगुलेशन 6, ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रेगुलेशन 6 क्या बोलता है, कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज हर ऑब्लिगेशन। तो अमेंडमेंट जो है ना बच्चों, ये तुम्हारा ये वाला हिस्सा है, इसमें अमेंडमेंट है, हिज के बाजू में हर ऑब्लिगेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो तुम अपने टेक्स्ट बुक में भी वहीं पे चेंजेस कर सकते हो, जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में रेगुलेशन 6 है, रेगुलेशन 6 में हिज के बाजू में हर ऑब्लिगेशन लिख दो तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेबी एलओडीआर में कॉमन ऑब्लिगेशन जो है उसमें रेगुलेशन 6 के बाजू में। ठीक है, ठीक है। अच्छा अगला, अच्छा तो ये अमेंडमेंट हो गया अपना।
इस अमेंडमेंट के साथ ये अमेंडमेंट भी पढ़ो क्योंकि ये भी उसी नेचर का अमेंडमेंट है। रेगुलेशन 18 क्या बोलता है, सुनो। अब रेगुलेशन 18 ऑडिट कमिटी की बात करता है। अब देखो इधर ऑडिट कमिटी में ना एक फोर्थ पॉइंट है। वो पॉइंट क्या बोलता है पता है? द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ही शी, ये जो शी ऐड किया ना, पहले शी नहीं लिखा था, अभी इन्होंने शी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट इन्होंने ले आया। मतलब टेक्निकली इसका तुम्हारे एग्जाम में कोई इंपैक्ट नहीं है। सर तो फिर आप बता क्यों रहे हो? क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो तुमको कंफ्यूजन होता कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बता दिया, बट इसका टेक्निकली एग्जाम में तुमको कुछ हिट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगला तो ये तो खैर तुम्हारे पास ये नोट्स, फिर भी चलो उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। सो ये अपना ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक अमेंडमेंट है रेगुलेशन 17A। ये अमेंडमेंट एकदम इरेलेवेंट है, ये तो डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे ना एक जगह सब रेगुलेशन लिखा था, उसके जगह पे उन्होंने रेगुलेशन वर्ड ऐड कर दिया। इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो अभी तक जो हमने अमेंडमेंट्स पढ़े हैं इसमें ये इसका थोड़ा सा वैल्यू है, मैं बोलता हूँ ये अमेंडमेंट का ये थोड़ा वैल्यू है, तो इसको तो अपने ठीक से करेक्शन कर दिया। इसमें ये वाले पार्ट का इन लोग कुछ पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक बार लिमिट के नीचे गिर गया है, अब एप्लीकेबल होगा तो क्या? हाँ होगा, तो ये पूछ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये दोनों अमेंडमेंट्स का मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछने जैसा स्कोप है। एनीवेज तो फिर भी मैंने पढ़ा दिया। अभी सुनो, इन्होंने उसके नीचे वही, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं दिखा दूं, इन्होंने उसके नीचे वही लिख के छोड़ दिया है कि वो जो ऑडिट कमिटी वाला जो प्रोविजन है उसमें ना वो जो पॉइंट है ना, पॉइंट डी, जिसमें ये लिखा हुआ था चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ही एंड शी, तो वो ये वर्ड को इन लोग ने शी को, बस इतना ही अमेंडमेंट और कुछ नहीं। क्लियर है? क्लियर है? आई होप ये क्लियर है सबको। आगे बढ़ो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अमेंडमेंट हो गया अपने सारे। अब अपन इस पे जाते हैं। ये अच्छा अमेंडमेंट है, रेगुलेशन 21। अब ना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए। अब देखो ये ऐसे पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। तो टू मेक इट सिंपल ना, मैंने क्या किया है, तुम्हारे लिए ये नोट्स बना दिया है और मैं तुमको यहीं से पढ़ाता हूँ, तुम भी यहीं से पढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। ध्यान देना क्या बोला है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अपन ने LODR में पढ़ा हुआ है, उसमें पहले ओल्ड प्रोविजन क्या था और न्यू प्रोविजन क्या है मैं वो बता देता हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? न्यू। तो सर ओल्ड क्यों लिखा है? ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। तो ओल्ड प्रोविजन क्या था कि रिस्क मैनेजमेंट कंपनी कितने कंपनीज को बनाना है? 500 टॉप लिस्टेड एंटिटी, LE स्टैंड्स फॉर लिस्टेड एंटिटी को, ठीक है। जो अब ये कैसे पता चलता है? तो जो कंपनी के शेयर्स हैं इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कंपनीज शेयर्स, जब तुम वो निकालोगे तो मतलब वो तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। जैसे अभी TCS और रिलायंस में चलता रहता है आगे पीछे, मान लो कि सबसे बड़ा रिलायंस है, फिर सेकंड नंबर पे TCS, तो इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो टॉप 500 कंपनीज थी उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना होता था। अब उसका कवरेज बढ़ा दिया है, अब बोलता है जो 1000 कंपनीज है उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना है। तो अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही देखा जाएगा कि कौन सी बड़ी कंपनी है, बट जो टॉप 1000 कंपनी है ना, टॉप 1000 कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। तो ये पहला अमेंडमेंट है, तो अब ये समझो 1000 कंपनी को बनाना है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ BOD में कुछ चेंजेस आया है। पहले क्या था वो मैं नहीं बोलूंगा, अभी क्या है मैं सिर्फ वो बोलता हूँ। तो अब क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? बोले मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। तो पहला मिनिमम 3 मेंबर्स, और उसमें भी मेजॉरिटी जो मेंबर है वो BOD से जाने चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे? 1 2 3, टोटल कितने मेंबर्स होंगे? 3 मेंबर्स होंगे। और उन 3 मेंबर्स में जो मेजॉरिटी होंगे, जो मेजॉरिटी मेंबर्स होंगे वो कहां से जाएंगे? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जाएंगे। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होंगे वही मेजॉरिटी। जैसे अगर 5 मेंबर है तो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जाने चाहिए, 3 मेंबर्स है तो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जाने चाहिए, वैसे। और बोला कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? 3 मेंबर्स होंगे जिसमें से मेजॉरिटी, मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे, ज्यादा तुम रख सकता है, मेजॉरिटी BOD से जाएंगे और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए उसमें। बोला 2/3 इंडी। और अगर मान लो कंपनी ने SR इक्विटी शेयर्स इशू किया है, ये SR इक्विटी शेयर्स क्या होता है?
SR इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जो सुपीरियर राइट्स के साथ जाते हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट्स के साथ जाते हैं। मतलब एक शेयर पे 10 वोट, एक शेयर पे 20 वोट, एक शेयर पे 50 वोट, कंपनी डिसाइड करती है कितने वोट्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक शेयर पे 10 वोट है, इसका मतलब उस बंदे के पास 1000 शेयर है, तो उसको 10,000 शेयर्स के बराबर का वोटिंग राइट मिल जाएगा। और ये यूजुअली कंपनी में प्रमोटर फाउंडर को दिया जाता है। तो अगर किसी कंपनी में प्रमोटर फाउंडर के पास SR इक्विटी शेयर्स है तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है, तो हमें बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? बोले कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए अगर कंपनी ने SR इक्विटी शेयर्स इशू किया है तो। और SR इक्विटी शेयर्स नहीं इशू किया है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा तो भी चलेगा। अच्छा, 2/3 किसका? ऑब्वियसली टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। SR इक्विटी शेयर्स इशू किया है तो, नहीं तो एक डायरेक्टर। समझ गए, एक और 2/3। अगला, मीटिंग्स कितने होने चाहिए? अब मैं पहले क्या था वो नहीं बोल रहा हूँ, सीधा नया प्रोविजन बोल रहा हूँ। मीटिंग्स अब कम से कम 2 बार होने चाहिए साल में, मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स होने चाहिए ना ईयर। और गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डेज। ठीक है, तो 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 180 डेज हो सकता है। कैन इट बी लेस देन 180 डेज? यस। कैन इट बी मोर देन 180 डेज? नो। तो 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 180 डेज। अच्छा, इसके बाद कोरम कितना होगा? कोरम तो बोला 2 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी व्हिचएवर इज हायर। तो 2 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी व्हिचएवर इज हायर, ये कोरम होगा। मतलब अगर टोटल मेंबर तुम्हारा 3 है तो 1/3 कितना आ गया? 1। 2 हायर क्या होगा? 2। अगर समझो 9 है टोटल मेंबर्स तो उसका 1/3 3 हो गया, तो 2, तो हायर क्या? 3। तो अगर 3 है तो फिर 1 और 2 में हायर क्या होगा? 2। अकॉर्डिंगली तुमको कैलकुलेट करना है। 174 जब पढ़ाया था तो इसका न्यूमेरिकल्स मैंने किया था तुम्हारे साथ। अच्छा, और बोला कम से कम कोरम जब होगा ना तो उसमें कम से कम एक बोर्ड मेंबर तो बैठना ही चाहिए। मतलब 2 डायरेक्टर है लेकिन उसमें से एक भी बोर्ड मेंबर नहीं है तो कोरम नहीं माना जाएगा। अगर मान लो कोरम के लिए 2 डायरेक्टर्स चाहिए और उसमें दोनों में से कम एक डायरेक्टर बोर्ड मेंबर वाला होना चाहिए। क्लियर है ये? और फिर बोला कि अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या वो लोग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं क्या किसी से? तो बोला हाँ कर सकते हैं, उनके पास पावर है टू सीक इंफॉर्मेशन। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स किससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? कंपनी के एम्प्लॉय से ले सकते हैं। हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वालों को बाहर के किसी लोगों से कुछ लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े तो बाहर के लीगल और प्रोफेशनल एडवाइसेस भी ले सकते हैं बाहर के लोगों से। अच्छा, अगर मान लो वो चाहते हैं कि कोई आउटसाइडर आए और उनके मीटिंग में बैठे तो उनको बोल सकता है सिक्योर, उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि आओ बैठो हमारे साथ। आउटसाइडर मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही होगा वो कंपनी से, तो ये सारी चीज कर सकते हैं। तो एक बार यहां तक बता दूं, अब मैंने क्या बताया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कौन से कंपनीज को बनाना पड़ेगा? तो टॉप 1000 कंपनीज को बनाना पड़ेगा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। उसमें जो मेजॉरिटी मेंबर्स है उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रहेंगे। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए। और बोला कंपनी में अगर SR इक्विटी शेयर इशू किया तो 2/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। मिनिमम 2 मीटिंग उनको करना पड़ेगा साल में। 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 180 डेज का हो सकता है। फिर बोला उनका कोरम क्या होगा? तो 2 और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी व्हिचएवर इज हायर, लेकिन उसमें कम से कम एक बोर्ड मेंबर्स होना चाहिए इसमें कोरम में। फिर इसके बाद सीख बोला बता दिया मैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो ये लोग क्या करेंगे? अलग अलग रिस्क से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे, मैनेजमेंट से पॉलिसीज बनाएंगे। अब यार पॉलिसी बना दिया तुमने लेकिन वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो भी देखो, तो उसका इंप्लीमेंटेशन चेक करेंगे। और फिर देखेंगे कि जो मेथड है रिस्क को इवेल्युएट करने का वो मैनर कंपनी में ठीक से है कि नहीं है। फिर अगर कंपनी में जो भी रिस्क रिलेटेड ऑफिसर्स वगैरह है उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वो सब के ऊपर वो लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक्स था लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, इसके लिए मैंने देख लिया। वैसे स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, बट तुमको देखना है तो एक बार देख लो ये। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ध्यान दीजिए। मेरी कोशिश है लिमिटेड टाइम में आपका सब कुछ कवर कर दूं। तो देखो ये पूरा अमेंडमेंट मैंने कवर कर दिया है। अब रेगुलेशन 24(5) अमेंडमेंट यहां पे आया है कि अब एक प्रोविजन है ना कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हारे मतलब तुम्हारे बीओडी में वो डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में वो डायरेक्टर होना चाहिए। आप सुनो, इसमें जो प्रोविजन था, a listed entity shall not dispose of shares in its material subsidiary, a material subsidiary में resulting in reduction of its shareholding to less than 50%। अब वहां पे एक वर्ड यूज हो गया इक्वल टू 50%। मतलब अगर अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स बेच रहा है कौन?
अनलिस्टेड अनलिस्टेड नहीं, मटेरियल सब्सिडरी। तो अगर लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स बेच रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी अगर मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स बेच रहा है तो कितना बेच सकता है? बोला जितना बेचना है बेच, लेकिन उतना मत बेच कि वो 50% से नीचे गिर जाए। तो पहले सिर्फ लेस देन 50% लिखा था, मतलब 50%, लेस देन 50%। अब उन्होंने क्या बोल दिया? लेस देन और इक्वल टू 50%। मतलब क्या? तुम कितना भी बेचो, लेकिन बेचने के बाद कम से कम 50% तुम्हारा उस कंपनी में होना चाहिए। तो इसने एक वर्ड ऐड कर दिया, लेस देन के बाजू में इक्वल टू। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में ये चेंजेस कर लो ना, लेस देन के बाजू में इक्वल टू। तो जितना शेयर्स बेचना है बेचो, लेकिन कम से कम 50% जितना छोड़ो। अगर तुम मटेरियल सब्सिडरी का उतना शेयर्स बेच रहा है कि तुम्हारा होल्डिंग उसमें लेस देन और इक्वल टू 50% जितना नहीं है, तो फिर वो करने के लिए तुमको या तो एसआर पास करना पड़ेगा या तो कोर्ट का अप्रूवल। क्लियर है? कर दिया आप लोग ने करेक्शन ही अपने टेक्स्ट बुक में? बढ़े आगे ध्यान दीजिए। तो ये भी हो गया अमेंडेड प्रोविजन। देखो यहाँ पे पहले लेस देन था, लेस देन इक्वल टू। क्लियर है? अगला रेगुलेशन क्या है? सुनो, रेगुलेशन 26 में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है टेक्स्ट बुक में बताता हूँ, आ जाओ इधर। देखो अभी अपने मॉड्यूल में इन्होंने बैड टेक्स्ट तो डाला नहीं है, मैं बताता हूँ क्या अमेंडमेंट है। सिंपल अमेंडमेंट है। पहले तो क्या बोला था? रिस्ट्रिक्शन ऑन द कमिटी ऑफ मेंबरशिप। तो उसमें बोला था कि ही कैन बिकम मेंबर इन मैक्सिमम 10 कमिटी। तो पहला तो वो जेंडर न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोविजन है, बोला ही क्या, शी कैन ऑल्सो बिकम, मतलब ही शी वाला वो जो पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा है। तो उस अमेंडमेंट का तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी तुम यहाँ पे ये जो तुम्हारा नोट्स है ना, नोट्स में ये दिख रहा है की फीचर्स ऑफ सेबी, उसमें ये जो थर्ड पॉइंट है ना, रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप, वहां पे ही के बाजू में ही शी करके लिख दो। फिर उसके बाद बोला कि ये जो लिमिट काउंट करते हैं ना डायरेक्टर का, उसमें ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? तो बोला बट अदर कंपनी, मतलब कौन सा कंपनी? प्राइवेट कंपनी नहीं आएगा, फॉरेन कंपनी नहीं आएगा, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आएगा। तीनों एक्सक्लूड होता है। अभी एक चौथा भी एक्सक्लूड करते हैं लोग। तो जो 10 कंपनीज का लिमिट है, या तो वो चेयरमैन के लिए जो 5 कंपनी का लिमिट है, उसमें कौन सा कंपनी नहीं आता? प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। उसमें चौथा भी एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या है इधर देखना अच्छे से। अमेंडमेंट क्या है कि अगर कोई हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी क्या होता है? मेरी बात को समझिए। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसका क्या है, जिसने नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी को लिस्ट किया है और उसका आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितना है? उसका आउटस्टैंडिंग वैल्यू है 500 करोड़ और मोर। क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज को अब उसने अपने लिस्ट किया है और उसका आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज उसका 500 करोड़ और मोर है। वैसे इसका मतलब पूछेंगे नहीं आपको, लेकिन तुम सोचता क्या वर्ड है, इसके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये एक वर्ड ऐड हो गया है। चाहिए तो आप ये करेक्शन कर लो, चेंजेस कर लो, मतलब टेक्स्ट बुक में। ठीक है, बढ़े आगे। अब ध्यान देना, तो ये रेगुलेशन 26 भी आ गया, हो गया सॉरी। इसमें देखो यही है, द लिमिट ऑफ कमिटी on which a director may serve in all public company whether listed or not shall be included under all other company including private company, foreign company high value debt entities, foreign company high value and company under section 8 shall be excluded। तो ये एक वर्ड ऐड हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? रेगुलेशन 27(2) ये डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या है ये? सुनो, एकदम सिंपल है। ये पहले जो तुम्हारा क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट होता था, कितने दिन में फाइल करना होता था क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट? 15 डेज में। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो क्वार्टर एंड के बाद फाइल करते थे तो 15 डेज में फाइल करना होता था। अब कंप्लायंस रिपोर्ट तुमको 21 डेज में फाइल करना होता है। मतलब अप्रैल में जून का तुमको क्या बोलते हैं 21 जुलाई तक करना होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का 21 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 21 जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च का 21 अप्रैल तक। फिर भी टू मेक इट सिंपल फॉर यू मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है,
ए लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, पीछे पहले कभी फाइल करना होता था 15 डेज में फ्रॉम द क्लोजर ऑफ क्वार्टर, अब कितना है फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर कितने दिन में, 21 डेज में। क्लियर है, सिंपल है, बड़े आ गए। तो जो नोट्स मैंने एंड नोट्स भी है उसमें भी आप करेक्शन कर लेना। अगला ये हो गया रेगुलेशन 29, क्या अमेंडमेंट है रेगुलेशन 29 में, ये मैं आपको टेक्स्ट बुक में ले जाके बताऊंगा। देखो आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो ये जो रेगुलेशन 29 है इसमें एक मैटर हुआ करता था, अभी भी है इनफैक्ट, वो क्या है कि अगर बोर्ड मीटिंग में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, अगर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने वाला हूं ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वॉलंटरी डीलिस्टिंग, या तो प्रोविजंस रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फंड बाय डिफरेंट मींस, या तो डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला हूं, या तो रिकमेंड करने वाला हूं, या तो बोनस शेयर्स या बायबैक डिस्कस करने वाला हूं, तो ऐसा बोर्ड मीटिंग करने के एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर मुझे स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता था। मैं स्टॉक एक्सचेंज को जाके बोलता था कि स्टॉक एक्सचेंज मैं ना 2 दिन मतलब 2 दिन पहले बताऊंगा ना, मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं 2 दिन के बाद एक बोर्ड मीटिंग करने वाला हूँ, ठीक है, 2 दिन के बाद एक बोर्ड मीटिंग करने वाला हूँ जिसमें मैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग, बायबैक, रेजिंग ऑफ फंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन या रिकमेंडिंग डिविडेंड या बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो ऐसा डिस्कशन करने वाले बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले अपने को इंटीमेट करना होता था। ये प्रोविजन अभी भी है, इसमें सिर्फ एक लाइन कट कर दिया, ये वाला लाइन, द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज where such proposal is communicated to the board of director of listed entity as a part of agenda paper। वो लाइन को डिस्कस क्यों कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम बोनस सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले बोर्ड मीटिंग में टू डिक्लेयर बोनस शेयर्स, तो फिर भले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजेंडा पेपर डिस्कस सर्कुलेट हुआ है कि नहीं, तुमको वो इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो इस अमेंडमेंट का, टू पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलूं कि अगर तुम बोनस शेयर्स से रिलेटेड मैटर को डिस्कस करोगे, बोनस शेयर्स के बारे में बोर्ड मीटिंग में, तो फिर चाहे उसके ऊपर कुछ भी हो, कहने से तुमको एटलीस्ट 2 दिन पहले किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को। फिर भले तुमने कोई एजेंडा पेपर उसके लिए पहले से सर्कुलेट किया है या नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, तो ये भी आप लोग भी करेक्शन कर लो। चेंजेस, मतलब करेक्शन बोलो मतलब चेंजेस, अभी ये तो अमेंडमेंट है ना, ठीक है, बड़े आगे चलो, ये हो गया। इसके बाद एक लास्ट वाला, बहुत मतलब लास्ट नहीं है, इसके बाद भी अमेंडमेंट है फेमा में, बट ये एलओडीआर का लास्ट है। ये बहुत बेसिक सा कुछ पॉइंट है जो बता रहा हूं मैं। एक क्या होता है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कुछ एडिशनल कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर वो बता रहा हूं मैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रिपोर्ट बनता है उसमें कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो उसके बारे में बस इन्होंने कुछ बातें बताई है कि अगर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है तुम्हारी कंपनी में बनी हुई, तो तुम अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में क्या क्या डालोगे, तो नाम बताओगे कि कौन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको हेड करता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी को, कौन कंप्लायंस ऑफिसर है उसका, कितने शेयर होल्डर्स के कंप्लेन तुमने रिसीव किए ड्यूरिंग द ईयर, कितने कंप्लेन तुमने सॉल्व नहीं किए हैं, कितने कंप्लेंट्स मतलब सॉल्व नहीं किया मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ शेयर होल्डर को, कितने कंप्लेंट्स पेंडिंग है, ये सारी चीजें तुमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट, बता दिया मैंने। अच्छा, सेम वे रिस्क मैनेजमेंट कमिटी अगर तुम्हारी कंपनी में, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में तुमको क्या डिस्क्लोज करना होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, चेयरपर्सन का नाम क्या है, कितने चेयरपर्सन है, वो सारी चीजें, साल में कितनी बार मिलेंगे, वो सारी चीजें। तो ये बस डिस्क्लोजर रिलेटेड चीज है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इनफैक्ट सारे अमेंडमेंट डिस्कस कर लिए। मेजॉरिटी अमेंडमेंट मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ही चेंजेस करवा दिए। कुछ अमेंडमेंट एज सच टेक्स्ट बुक में चेंजेस करवाने जैसा नहीं था, जैसा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो उसका मैंने आपको यहाँ पे सेपरेट नोट्स में डाल के दे दिया, जो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया। अब हम लोग फेमा के अमेंडमेंट्स पे जाते हैं। फेमा में एक ही अमेंडमेंट है एज सच। अमेंडमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। मैं आपको टेक्स्ट बुक में ले जाऊंगा, पहले वहीं पे बता दूंगा। ये देखिए, एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट का प्रोविजन बहुत बड़ा है ना। एक्सपोर्ट, ये देखो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट किधर गया ना, एक्सपोर्ट, हाँ ये देखो एक्सपोर्ट है ना, सेक्शन 7,
एक्सपोर्ट के अंदर जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 15 है, मैं लेके जा रहा हूं तुमको, तुम भी वहीं पे चेंजेस करना। उसमें जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 15 है कि तुम एक्सपोर्ट के ऊपर अगर एडवांस में पेमेंट रिसीव किया है, तो एडवांस में अगर तुमने पेमेंट रिसीव किया है तो तुम उसके अगेंस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो। यस, बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो। अगर तुमने एक्सपोर्ट के अगेंस्ट एडवांस में ही पैसा ले लिया है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो। कितना दे सकते हो? तो बोला था पहले, क्या बोला था, लिबोर जो था ना, लंदन बैंकिंग इंटर ऑफर बैंक ऑफर रेट, लिबोर, लिबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। अब इन्होंने क्या बोला कि और एनी अदर बेंचमार्क एज पर आरबीआई। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि लिबोर बोला है, लेकिन कल को अगर कोई और बैंकिंग रेट, मतलब कोई यूरोपियन बैंकिंग रेट या अमेरिका का कोई बैंकिंग रेट अगर स्पेसिफाई करना हो लिबोर के अगेंस्ट, तो आरबीआई स्पेसिफाई कर सकता है। ये मतलब एक तरीके से बस एक विंडो क्रिएट किया इन्होंने, आज के रेट में लिबोर ही रखा है इन्होंने, बट लिबोर की जगह अगर कोई दूसरा बेंचमार्क भी अगर लाना चाहता है आरबीआई तो ला सकता है। अभी फिलहाल कुछ लाया नहीं है, जब लाएंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, बट क्योंकि अमेंडमेंट था तो मैंने डिस्कस कर लिया। सो आप लोग ये पॉइंट नंबर 15 में ये बस ऐड ऑन कर दो, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन एडवांस पेमेंट शैल नॉट एक्सीड, देखो इधर, शैल नॉट एक्सीड 100 बेसिस पॉइंट अबव द लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क। मतलब उन्होंने लिबोर के बाजू में बोला और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एज में भी डायरेक्टेड बाय आरबीआई। तो लिबोर की जगह पे और भी कोई बेंचमार्क अगर डायरेक्ट करना चाहता है आरबीआई तो कर सकता है, बट एज ऑफ नाउ डायरेक्ट नहीं किया, तो तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसी के साथ सारे अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर लिए। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल दी अमेंडमेंट्स इन दी लिमिटेड टाइम। मैंने आपको आज लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बोला, ये अमेंडमेंट्स मई 22 के आरटीपी में जो थे सारे मैंने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ आप नवंबर 21 के लिए जो मैंने वीडियो रिलीज किया था अमेंडमेंट का, वो भी देख लीजिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, और अगर कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज कम्युनिकेट अस, वी विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।